नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं और फिर से हमारा फोकस होगा कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन करने में समर्थ होंगे। क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ जाए आप समर्थ होंगे आंसर करने में और परफेक्टली आंसर करने में समर्थ होंगे और बिना टाइम को बर्बाद किए आंसर कर पाएंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। डेली प्रैक्टिस की अलग प्लेलिस्ट है, कोर्स वीडियोस की अलग है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी अलग प्लेलिस्ट लगी हुई है। साथ में डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया गया है जहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और इस पोलपात के नाम से ही टेलीग्राम बनाया है, तो आप नाम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो कोर्स वीडियोस होती हैं इनकी पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ फॉर्म में नोट्स पा सकते हैं। जो भी मैं कोर्स वीडियोस की जो कोर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ तो उनकी सारी पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। कभी कभी क्या होता है क्लास लेने के बाद मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ तो तुरंत अपलोड नहीं हो पाती, लेकिन हाँ 1-2 दिन में मैं अपलोड कर देती हूँ, तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ फॉर्म में नोट्स पा सकते हैं। चलिए टाइम बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषण कौन है? माना हुआ विश्लेषण कौन सा है? लासवेल का है, लास्की का है, हंटिंगटन का है या डुवर्जर का है? तो किसका जो है सबसे प्रसिद्ध माना हुआ, यानी कि प्रसिद्ध जो है राजनीतिक दल के बारे में जो विश्लेषण किया गया है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किसका है? तो ये मैंने कई बार बताया है। जो डुवर्जर महोदय ने जो किया है तो इनका सबसे माना हुआ जो है ये है विश्लेषण है। तो इसमें कौन कौन से हैं? इन्होंने जो है अगर हम देखें कि इन्होंने कितने जो है प्रकार के विश्लेषण किए हैं, तो डुवर्जर ने 4 प्रकार के राजनीतिक दलों की पहचान की है। कौन कौन से? अभी तक हमने देखा था कि काकश, ये इंग्लिश में हमने देखा था, काकश, ब्रांच और सेल और मिलिशिया ये हमने देखे थे। आज हम आपको हिंदी में बताएंगे। कभी क्या होता है हिंदी इंग्लिश अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, तो इसका हिंदी में देखेंगे गुट बैठक। दूसरा क्या है? शाखा दल। तीसरा क्या है? कोशिका दल। चौथा क्या है? नागरिक सेना। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो गुट बैठक होती है इनमें क्या होते हैं? गिने सदस्य होते हैं और विशाल जन समुदाय को ये अपना सदस्य बनाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये उन्हीं सदस्यों को अपना सदस्य बनाते हैं, मेंबरशिप देते हैं जिनमें गुणवत्ता होती है, यानी कि ये गुणवत्ता पर बल देते हैं, संख्या पर नहीं। शाखा दल की बात कर लें तो ये क्या करते हैं कि विशाल जन को अपना सदस्य बनाने में इनकी दिलचस्पी होती है। यह जनपुंज पर आधारित दल होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या हो लोगों की उतना अच्छा। तीसरा है कोशिका दल। तो कोशिका दल में मुख्यतः क्या होता है? क्रांतिकारी समाजवादी दल की देन है। ये जो क्रांतिकारी समाजवादी दल है उसकी देन है कोशिका दल, और इसका संगठनात्मक ढांचा शाखा दल की तरह भौगोलिक क्षेत्रों पर आधारित नहीं बल्कि कार्य स्थल से जुड़ा होता है, यानी कि कार्य का जो स्थल होता है उससे जुड़ा होता है। अगला है नागरिक सेना। तो नागरिक सेना में क्या होता है? सेना के श्रेणी तंत्र संगठन से बहुत मिलता जुलता है। जो सेना का श्रेणी तंत्र संगठन है इससे बहुत मिलता जुलता है। इसमें उदाहरण के रूप में जैसे हिटलर के स्टार्म ट्रूपर्स, फासिस्ट मलेशिया, और दूसरा क्या है? लेबनान का हिजबुल्ला। इस तरह के जो उदाहरण इसके प्रमुख उदाहरण में आप ले सकते हैं नागरिक सेना के उदाहरण में। तो मॉरिस डुवर्जर का ये जो है विभाजन है 4 प्रकार के जो है दलों की इन्होंने पहचान की है। काकस, ब्रांच, सेल, मिलिशिया, ये हमने कई बार बताया है। और हिंदी में शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो गुट बैठक, शाखा दल, कोशिका दल और नागरिक सेना देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन,
हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है। किसकी देन है? राजतंत्र की, संघवाद की, तानाशाही की, संसदीय लोकतंत्र की। तो जो हर्बर्ट मॉरिसन है, इनके अनुसार नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की देन है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि ये जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, इनका ये एक बार चुनकर आ जाते हैं और अगली बार जो है फिर वही चुने जाएं, ऐसा कुछ निश्चित नहीं। यानी कि हर बार एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि नए प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। तो ये प्रतिनिधि क्या होते हैं, जब हर बार नए प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं तो ये नौकरशाहों पर, जो कि परमानेंट होते हैं अपने पद पर, तो उन पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनको उस फील्ड का नॉलेज होता है। तो उन पे इनकी डिपेंडेंसी होती है, इन प्रतिनिधियों की यानी कि नेताओं की डिपेंडेंसी होती है कि उस फील्ड से संबंधित जो है जानकारी और उनसे लें, और नीतियाँ निर्माण में जो है उनकी सहायता लेना इनकी मजबूरी होती है। तो ये जो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन संसदीय लोकतंत्र की है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत घर देश से, घर या देश है क्या है? चीन है, अमेरिका है, भारत है या इंग्लैंड है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए चीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको पहले समझ लेते हैं कि जो संरक्षक नौकरशाही है क्या। तो ये ऐसा अधिकारी तंत्र होता है जो अपने आप को राज्य की स्थिरता और अखंडता के मुख्य संरक्षक के रूप में देखता है। अधिकारी तंत्र यानी कि जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, ये लोग चुनाव की जो राजनीति के कारण जब बार बार सरकारें बदलती रहती हैं या स्थिर सरकारें नहीं बन पाती हैं, तब ये संरक्षक अधिकारी तंत्र शासन के सारा जो उत्तरदायित्व होता है शासन का, ये संभाल लेता है और ऐसे सब कार्य करने लगता है जो निर्वाचित सरकार को करने चाहिए। राजनीतिक उथल पुथल के समय जहाँ कहीं सरकार धराशायी हो जाती है यानी कि गिर जाती है, वहाँ संरक्षक अधिकारी तंत्र अराजकता नहीं फैलने देता है। ऐसी स्थिति प्रायः आती कहाँ पर है? ये स्थिति आती है तृतीय विश्व के जो देश हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है? यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर आपका फोकस होना चाहिए। मेरा भी फोकस रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आते रहें, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए और आप उसको सॉल्व कर दें। तो क्या है कि निम्न में से किसने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है? हंटिंगटन ने, डेविड ईस्टन ने, ऑर्गेनस्की ने या लुसियन पाई ने? तो जो सैमुअल हंटिंगटन हैं, इन्होंने जो है राजनीतिक पतन के बारे में बोला है। और किस में बोला है? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, इसमें जो है अपने ये विचार दिए हैं। और इसमें इन्होंने तर्क दिया है कि जो राजनीतिक विकास की मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है, और इसमें मुख्य बाधा क्या होती है कि राजनीतिक अव्यवस्था होती है। तो राजनीतिक विकास में मुख्य व्यवस्था क्या होती है कि राजनीतिक जो अव्यवस्था होती है वही राजनीतिक विकास में मुख्य बाधा पैदा करती है। और इसी को इन्होंने राजनीतिक ह्रास की संज्ञा दी है। क्या दिया है? राजनीतिक, इसको इन्होंने राजनीतिक ह्रास इसकी संज्ञा दी है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकाइवर, ये जो है इसको छोड़ देते हैं, अगला देखेंगे हम। वहाँ कुछ मिसप्रिंट है। तो निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया? यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची के, इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची के रूप में, यानी कि एक दूसरे के समानांतर अर्थ के रूप में प्रयोग किया। हॉन्स मॉर्गनथाउ ने या जॉन बर्टन ने या स्वर्जन बर्जर ने या पामर एंड परकिंस ने? तो जो ये हांस मॉर्गनथाउ थे और इनके साथ केनेथ को भी हम जोड़ लेते हैं, केनेथ थॉमसन। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये दोनों शब्द जो हैं, इन शब्दों को का प्रयोग जो है एक दूसरे के लिए बदल बदल कर करते रहते हैं। और उनके विचार में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अटूट अंग है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और पामर, पार्किंस, बर्टन, स्लीचर, जेम्स एच वोल्फ इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहना अच्छा समझते हैं।
तो ये जो विचारक हैं कौन कौन से, पामर, पार्किंस और बर्टन, स्लीचर, जेम्स एच वोल्फ, ये लोग क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही कहना पसंद करते हैं इसको। लेकिन अगर हम जो हॉन्स मर्गेनथाउ और केनेथ की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग एक दूसरे के लिए कर लेते हैं, यानी कि इनको ये जो है डिफरेंट नहीं मानते हैं, इनको डिफरेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ जो है हॉन्स मर्गेनथाउ सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विवादों के शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है नहीं। सीमित शस्त्र विवाद, वार्ता, पंचनिर्णय, मध्यस्थता। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो ये सीमित शस्त्र विवाद है ये जो है एक सशस्त्र प्रतिक्रिया से संबंधित है, तो ये जो है शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है। जबकि वार्ता जो है और पंचनिर्णय एक जूरी के द्वारा समझौते का समाधान करते हैं और सदा सहायता दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रेरित करते हैं। और मध्यस्थता की बात करें तो किसी तीसरे देश द्वारा सक्रिय रूप से मामले में जो मध्यस्थवान विवाद होते हैं, ये मतलब कोई तीसरा देश मध्यस्थ बनकर उसमें जो विवाद होते हैं उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालते हैं। तो ये जो पंचनिर्णय, वार्ता, मध्यस्थता, ये सब क्या है शांतिपूर्ण तरीके के क्या हैं, ये तरीके हैं, शांतिपूर्ण समझौते के तरीके हैं। जबकि सीमित शस्त्र से संबंधित है, ये शांतिपूर्ण नहीं है। देखेंगे भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? 19(1) कामे, 19(1) खामे या 19(1) गामे या 19(1) घामे। तो जो 19(1) का है इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में दी गई है। और ये संबंधित किससे है? वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति, यानी कि किससे संबंधित है ये? वाक यानी वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति, इससे जो है ये संबंधित है। इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी दे दी गई है। अगर हम 19(1) खा की बात करें तो इसमें शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की बात की गई है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की बात की गई है। गा की बात करें तो संघ बनाने की बात की गई है, संगम या संघ बनाने की बात की गई है। घा की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की, यानी कि घूमने फिरने की जो है अबाध संचरण, सीधी भाषा में आप इसको घूमना कह सकते हैं, मतलब कहीं भी भ्रमण करने की, अबाध भ्रमण की सुविधा आपको मिलती है। और जो 19(1) का अंगा है भारत क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने की बात करता है। और जो 19(1) का छा है तो ये क्या कहता है कि कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार इससे संबंधित है। तो ये मैंने आगे बोल दिए। जब इसमें जो है 19 का सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन जो पार्ट F है वो संपत्ति से अधिकार से संबंधित है, जो कि अब मूल अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार का अंग नहीं रह गया है। वो जो है 300 जो कानून है अनुच्छेद 300 के सबसेक्शन का में जा चुका है। 300A जिसको बोलते हैं, 300A में ये डाल दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं, अब ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है, तो हमने सबकी बात कर ली है। आगे देखेंगे हम परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है। यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन जो है यही आपका, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता दे दी जाती है। देखेंगे परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन, या भू राजनीतिक का अध्ययन या राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो अगर हम परंपरागत विचारों के अनुसार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ये तीनों ही शामिल हैं। जबकि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है ये जो है इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था संबंधी, यानी कि जैसे बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, इन बहुराष्ट्रीय निगमों का वैश्विक राजनीति यानी कि विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय है। ये मतलब परंपरागत नहीं है, ये समकालीन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति वीटो का प्रयोग कर सकता है संसद द्वारा पारित किए गए सभी विधेयकों के लिए, केवल संविधान संशोधन विधेयकों के लिए, केवल धन विधेयकों के लिए, केवल साधारण विधेयकों के लिए। तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल पता होगा कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रपति के निलंबन, वीटो तथा जेबी वीटो के समन्वय रूप में वीटो का अधिकार दिया गया है। जो राष्ट्रपति है साधारण विधेयक पर 3 कदम ले सकता है, या तो वो विधेयक को स्वीकार कर ले, या फिर उसे अस्वीकार करके पुनः विचार के लौटा दे, या फिर विधेयक को टेबल पर पड़े रहने दे, कोई निर्णय न ले। लेकिन अगर वो विधेयक को पुनः जो है विचार के लिए वापस भेजता है और संसद द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति जो है बाध्य हो जाता है उस पर हस्ताक्षर के लिए। लेकिन अगर वो टेबल पर पड़े रहने देता है तो जो साधारण विधेयक हैं, तो इसकी कोई समय सीमा संविधान में दी नहीं गई कि कितने दिन बाद ये विधेयक जो है साइन करके राष्ट्रपति को वापस भेजना है। इसी तरह जो है पॉकेट वीटो कह सकते हैं आप, या जेबी वीटो, इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 में किया था। इन्होंने 1986 में किया था। कौन थे? जो हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जैल सिंह, इन्होंने किया था पॉकेट वीटो का प्रयोग। और जो ये था विधेयक था एक, किससे? डाक से संबंधित। इस पर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और टेबल पर ही उस विधेयक को पड़े रहने दिया। फिर वो विधेयक पास नहीं हो सका, यानी कि वो बिल कानून नहीं बन सका। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेकायुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या संसद को? तो यहाँ पर भी जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, क्योंकि जो विधिक रूप से भारत में संसद संप्रभु है और उसे संविधान में कोई भी संशोधन का अधिकार दिया गया है। वैसे जो है अगर हम देखें तो अनुच्छेद जो 13 है, इसके तहत मूल अधिकार हैं वो उनको अनुल्लंघनीय बनाया गया, यानी कि उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कौन सा? अनुच्छेद 13 है ना ये। लेकिन क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती वाद में ये एक निर्णय आता है कि संसद को ऐसा करने की शक्ति भी मिल गई, यानी कि वो मूल अधिकार में भी अपना जो है संशोधन कर सकता है। और नियंत्रण विवेक युक्त होना चाहिए और अस्थायी प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो जो होता है, अगर यानी कि आपातकाल है, लग गया है, कुछ ऐसा राष्ट्र में आपात स्थिति है, तो उस समय जो है मौलिक अधिकारों पर जो है नियंत्रण लगाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो ये जो है बात हो गई मूल अधिकार के बारे में कि कौन नियंत्रण लगा सकता है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? राजनीतिक दल, साधन, जनसंख्या, भूगोल। तो जो है शक्ति का प्राकृतिक तत्व की बात हो रही है, तो प्राकृतिक तत्व कौन नहीं है? राजनीतिक दल जो है यही प्राकृतिक तत्व नहीं, जबकि साधन, जनसंख्या, भूगोल ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या सामाजिक अवयवों के रूप में राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत है। साधन तथा भूगोल भी किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है ना। और राजनीतिक दल क्या होते हैं? आंतरिक राजनीति का हिस्सा होते हैं। तो ये जो है अलग है, ये प्राकृतिक तत्व नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, विजयलक्ष्मी पंडित, बीएन चक्रवर्ती, कृष्णा मेनन। कौन चुना गया था? तो ये सभी आप जानते होंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे टाइम से, कि जो श्रीमती विजयलक्ष्मी थी यही जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी, जबकि जो बीएन राव और श्री नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए थे, और मौलाना आज़ाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को के अध्यक्ष के रूप में सेवा की थी, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो इसको वीडियो को जैसे रिपीट करेंगे, और रिपीट कर करके आप जो है नोट्स बना सकते हैं। अगर मैं लिखने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं काफ़ी साफ और स्पष्ट बोलने की कोशिश करती हूँ, या फिर
फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के क्षेत्राधिकार से नहीं है, यानी कि नहीं पूछ रहा है। जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। जो संयुक्त राष्ट्र का विशेष अभिकरण यूनेस्को है, जिसको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, चलिए लिख देते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये इतना पूरा नाम हो गया यूनेस्को का ये पूरा जो है फुल फॉर्म है। तो इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से ना होकर ये जो अन्य तीन है इनसे है, यानी कि शिक्षा, संस्कृत, विज्ञान, इन सभी से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद मंत्री रह सकता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो हम बात अगर करें कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो जो ऑप्शन बी है यही सही नहीं है, क्योंकि जब एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 माह के अंदर जो है किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा उसकी जो पात्रता होती है वो समाप्त हो जाती है और उसे पद छोड़ना पड़ता है। तो ये बातें हो गई इसके बारे में। जो संविधान का अनुच्छेद 75 का सब सेक्शन 5 है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि यानी 6 माह की जब अवधि समाप्त हो जाएगी तो वो मंत्री नहीं रहेगा, यानी कि मंत्री पद उसका समाप्त हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम संरचनात्मक तालमेल की नीति का सुझाव दिया। तृतीय विश्व के देशों ने, विकसित देशों ने, अमेरिका ने, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक ने। जो पॉलिसी जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है, ये एक टर्म है जो कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी और विश्व बैंक है, यानी कि जो आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, इन्होंने जो है ये टर्म इनका बनाया हुआ है। तो सर्वप्रथम संरचनात्मक तालमेल की नीति का सुझाव इन्हीं ने दिया है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये विश्व बैंक और IMF ये विश्व व्यापार को विनियमित करने वाली संस्थाएं हैं। जो विश्व का व्यापार है उसको विनियमित करने वाली संस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रेटन वुड्स का संस्थाएं कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स इनको बोला जाता है। और जो विश्व बैंक राष्ट्रों को उनकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उदार ऋण प्रदान करता है, यानी कि जो विश्व बैंक है तो लंबे समय के लिए और एक उदार ऋण प्रदान करता है, यानी कि उधार देता है लेकिन लंबा समय देता है और उदारता उसमें उसकी थोड़ी रहती है, उदार ऋण प्रदान करता है। जबकि जो IMF है ये जब भी विनिमय संकट की स्थिति होती है तो अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए और कठोर शर्तों पर ये ऋण प्रदान करता है देशों को। ठीक है, तो ये हो गए जो विश्व बैंक और मॉनेटरी फंड जो है इनकी अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी कि IMF है ना, तो इसको IMF बोलेंगे, IMF। तो IMF और विश्व बैंक में ये अंतर है, ये लंबे समय के लिए और थोड़ा सरल मतलब हल्की शर्तों पर ऋण देता है, ये अल्पकालीन कठोर शर्तों पर वो देता है, क्या देता है कि ऋण देता है। और जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का सुझाव है इन्हीं का दिया हुआ है, सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो जो संयुक्त बैठक की प्रावधान किस में किया गया है, किस संबंध में किया गया है,
तो ये आपसे पूछा जा रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, या वित्त विधेयक, या सामान्य विधेयक, या संविधान संशोधन विधेयक। तो सभी को, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सामान्य विधेयक जो होता है तो इसमें ये बैठक जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। और संविधान संशोधन, ये जो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है, यानी कि लोकसभा स्पीकर होता है या अध्यक्ष कह लें, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और ये होता क्या है कि वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है, जैसे जो ये वित्त विधेयक है इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। और संविधान संशोधन विधेयक का जो है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों सदनों में अलग अलग जो है यहाँ पर विधेयक पारित होना है, वो भी विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ सामान्य विधेयक 108 के तहत ये प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष इसका स्पीकर होगा और जो है राष्ट्रपति इस बैठक को बुला सकता है, किसमें, सामान्य विधेयक के दौरान। सामान्य विधेयक में अगर कोई दोनों सदनों में विवाद हो गया या चीज़ें नहीं बैठ रही हैं तब। आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 76 में या अनुच्छेद 77 में? तो ये जो है अनुच्छेद 75 में ऐसा कहा गया है। और अगर हम अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का है जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। तो जो है ये हो गया इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ नियुक्ति की बात हो रही है, नियुक्ति, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, सबसेक्शन अनुच्छेद 75 का सबसेक्शन सेकंड जो है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, यानी कि पद पर प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहने की बात की गई है इसमें। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री जो है पद पर रहेंगे। जबकि थर्ड क्या बात करता है इसमें, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व की बात जो है की गई है किसमें, ये थर्ड वाले सबसेक्शन में की गई है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात इसमें की गई है। अनुच्छेद जो है अगर हम देखेंगे 76 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई। 77 की बात करें तो भारत सरकार का समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से सारी चीज़ें होंगी, राष्ट्रपति के नाम से सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें हो गई। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हमने यस बी दे दिया है, 75 का सबसेक्शन थर्ड में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील के सिद्धांत की बात हो रही है। आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विश्व शांति को प्रोत्साहित करना। तो अगर हम पंचशील की बात करें तो इसमें ये तीनों हैं कि आक्रमण नहीं किया जाएगा और आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप नहीं होगा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई है, लेकिन जो विश्व शांति की इसमें बात नहीं की गई है। आगे देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ? 24 अक्टूबर 1950 में, 24 अक्टूबर 1944 में, 24 अक्टूबर 1946 में, 24 अक्टूबर 1945 में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है, 24 अक्टूबर 1945 में। जो 24 अक्टूबर है ये प्रतिवर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 जो अक्टूबर है ये कैसे संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो अगर पूरी डेट देखें तो इसमें यूएनओ की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर इसका जो है दिवस है, तो इसमें ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।
ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक समाज का महत्वपूर्ण तत्व है? प्रपीड़न, घनिष्ठता, मूलेच्छावाद, धर्मनिष्ठा। तो जो है नागरिक समाज का महत्वपूर्ण तत्व की बात हो रही है, तो मूलेच्छावाद ये इसका हो जाएगा, क्योंकि जो प्रपीड़न, घनिष्ठता, धर्मनिष्ठा ये किसी भी समाज के तत्व हो सकते हैं, लेकिन नागरिक समाज का जो महत्वपूर्ण तत्व है ये मूलेच्छावाद है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया किसने? प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोधा ने और लॉक ने। किसने किया? तो जो फ्रांस के जीन बोधा थे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कहाँ के थे? फ्रांस के ये जीन बोधा, इनका पूरा नाम है जीन बोधा, तो या बोडिन भी बोलते हैं। तो इन्होंने 1576 में इन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया, 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। क्या है? 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक, 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। इसी में इन्होंने जो है ये सोवरेनिट शब्द का प्रयोग किया, और सोवरेबर्टी ये जो शब्द बना है, तो ये सोवरेबर्टी से बना है, जिसका अंग्रेजी समर्थक शब्द क्या है? सोवरेबर्टी। इसी से ये जो है सोवरेनिट शब्द बना है। और इस पुस्तक में इन्होंने 6 बुक्स ऑन द कंसर्निंग रिपब्लिक जो है इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है कि प्रभुसत्ता नागरिक एवं प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से परे है। तो सरल शब्दों में क्या समझेंगे है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति की द्योतक है। तो ये जो है सबसे पहले इसका निरूपण बोधा ने किया था, फिर इसको हॉब्स ने आगे बढ़ाया। क्योंकि हॉब्स ने राजा को क्या हुआ, प्राकृतिक और जो ये दैवी इन सब बंधनों से इसको मुक्त कर दिया, और ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा में पहुंचाया। ऑस्टिन महोदय थे, इसको ऑस्टिन ने चरम सीमा पर पहुंचाया था। तो ऑस्टिन को जो है एकल जो संप्रभुता है उसके जनक में बोले जाते हैं। और तो इसमें इन तीनों का संप्रभुता को आगे ले जाने में और उसका विकास करने में संप्रभुता की धारणा का इन तीनों का रोल है। प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो है राज्य को व्यक्ति से जो है बृहद मानते हैं। ये कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। तो बृहद आप एक कीवर्ड ले लें, बृहद। जबकि अरस्तु क्या मानते हैं? अरस्तु मानते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। इनका कीवर्ड ले लें, पूर्व। लॉक क्या है? उदारवाद के जनक हैं, उदारवाद के जनक माने जाते हैं। और टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट इनकी पुस्तक का नाम है, जिसका पहला भाग जो है रॉबर्ट फिल्मर हैं उनका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत को खंडित करता है, और दूसरा पार्ट जो है हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करता है। और दूसरे पार्ट में ही इन्होंने अपने सामाजिक संविदा संबंधी सिद्धांत के विचार रखे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने सक्त ज्ञान की धारणा का निरूपण किया? माइकल फूको, रोजन बेकन, सुकरात या निकोलो मैकियावेली। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सुकरात। क्योंकि सत्य ज्ञान धर्म यानी कि जो सदाचार विषयक इनकी धारणाएं हैं, इस पर आधारित सुकरात के जो विचार हैं ये विश्वविख्यात हैं। और इन्होंने क्या किया है कि सदाचार ही ज्ञान है ऐसा बोला है और अज्ञान ही बुराई है। और इनका दृढ़ विश्वास था कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर पूर्णतया सदाचारी बन जाता है, मनुष्य जो है पूर्णतया सदाचारी बन जाता है, और इसके विपरीत अज्ञान समस्त पापों का मूल है। तो ये इनकी धारणा थी। तो सत्य ज्ञान की जो है किसने सत्य को ज्ञान की धारणा का निरूपण किया? सत्य ज्ञान की धारणा का निरूपण जो है किसने किया? तो सुकरात द्वारा सत्य ज्ञान की धारणा का निरूपण किया गया है। मैकियावेली की बात करें तो इन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और आधुनिक समय में जो राज शब्द का प्रयोग इन्होंने पहली बार मैकियावेली के द्वारा ही किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट है। अगला देखेंगे हम।
संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? 70वें, 71वें, 73वें या 74वें? तो जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें जो है महिलाओं के लिए जो ग्राम पंचायत है उसके सभी स्तरों में, यानी कि सभी लेवल, जितने लेवल हैं, ग्राम, मंडल, जिला, इन सभी में इनको जो है 30% स्थान इनको दिया गया है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 1993 से ये जो है इसको इन्फोर्स कर दिया गया था, यानी कि इसको जो है लागू कर दिया गया था। तो ये जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है, ग्राम, ब्लॉक, जिला। ग्राम पंचायत जो है इनका त्रिस्तरीय है, ग्राम है, ब्लॉक है और जिला। 3 स्तर पर जो है इनकी व्यवस्था की गई और तीनों स्तर पर जो महिलाओं को 30% स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। तो ये अनुसूचित जाति तथा जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं को 1/3 स्थानों का हर स्तर पर आरक्षण दे दिया गया है। और इसमें जो ये संशोधन हुआ था, इसमें पंचायतों की अवधि 5 वर्ष कर दी गई थी। खास बातें देख लेते हैं ग्राम पंचायत की। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, महिलाओं को 30% का आरक्षण हर जो है लेवल पे दिया गया था। और क्या था कि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष कर दी गई थी। और अगला क्या पॉइंट है कि जो विघटन की स्थिति, अगर ये ग्राम पंचायत विघटित होती हैं तो 6 मास से पूर्व, है ना, 6 मास बीतने से पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। और क्या कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की प्रावधान इसमें किया गया है। और एक पॉइंट था कि 21 वर्ष से अधिक के वयस्क चुनाव में भाग ले सकेंगे तथा 18 वर्ष से ऊपर के जो है मत देंगे। तो 21 से अधिक जो है क्या करेंगे, चुनाव। 21 वर्ष से जो ऊपर हैं वो चुनाव लड़ सकेंगे और जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो मत दे सकेंगे अपना। तो ये सारे पॉइंट इसके मेन हैं जो हमने बता दिए। आप वीडियो पॉज करके इसको जो है रिपीट करके सारे नोट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आत्मन इसके साध्य से पहले है, यह सिद्धांत तत्व है। जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल या F.W.G. हीगल, कार्ल मार्क्स या चार्ल्स टेलर और माइकल सैंडल या इमैनुअल कांट और जॉन रॉल की विचारधारा का, किसकी विचारधारा का जो है ये है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो इमैनुअल कांट और जॉन रॉल की विचारधारा का ये सिद्धांत तत्व है, क्योंकि कांट और रॉल का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य के नाते गरिमा से संपन्न होता है, यानी कि गरिमा जो है सभी मनुष्यों के पास गरिमा होती है, गरिमा से वो संपन्न है और गरिमा से ही जीने का अधिकार उसके पास होता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है इसी नाते, और जिसे किसी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जा सकता है, यानी कि उसको किसी से तोला नहीं जा सकता है, किसी से उसकी बराबरी नहीं की जा सकती है गरिमा की। और इस तरह प्रकृति ने किसी को किसी का दास नहीं बनाया है, यानी कि ये दास के विरुद्ध बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति गरिमा से जीने का अधिकार रखते हैं और प्रकृति ने किसी को किसी का दास नहीं बनाया है। आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो महाराष्ट्र का नौगढ़ जिला था वहाँ पर सबसे पहले जो है पंचायती राज की प्रणाली शुरू की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की और 1959 में प्रथम बार राजस्थान के नौगढ़ जिले में इस व्यवस्था की शुरुआत की। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य था जिसने इस व्यवस्था को अपनाया। और 1993 के बाद जो है सभी जो भारत के जितने भी राज्य थे उन सभी में ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे हम। राज्य व्यवस्था, जिसे पॉलिटी भी बोलते हैं, लोकतंत्र के आधुनिक कार्य में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? सिसरो को, प्लेटो को, पोलिबियस को या अरस्तु को? तो इस कथन का श्रेय जो है अरस्तु को दिया जाता है, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि
जो शासन में यानी कि राज्य में किसी भी प्रकार का चेंज, कोई भी क्रांति, इवन सरकार भी चेंज की जाती है तो वो क्रांति है, उसको इन्होंने क्रांति के अंदर रखा है। और उनके मत से किसी राज्य में जनता या जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। उनके अनुसार क्या है कि क्रांति का अर्थ है कि संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में जो है हर छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति की दृष्टि से अरस्तु देखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है सशस्त्र विद्रोह हो तभी वो क्रांति हो। तो ये इन्होंने बोला था, संविधान में पूर्ण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाना, ये सब जो है इनके मत के अनुसार थे। तो अगर सरल शब्दों में समझें तो इनका मानना है कि सशस्त्र विद्रोह हो तभी क्रांति नहीं हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इवन छोटा चेंज, संविधान में छोटा चेंज भी जो है क्रांति के दृष्टि से इन्होंने देखा है। इवन जो सरकार चेंज होती है उसको भी इन्होंने क्रांति की दृष्टि से ही देखा है। तो अरस्तु का मतलब है कि हर छोटा बड़ा चेंज क्रांति है, सरल शब्दों में। आगे देखेंगे, निम्न पर विचार कीजिए। अच्युत पटवर्धन, गोविंद वल्लभ पंत, एम.एन. रॉय, यूसुफ मेहर अली, इनमें से कौन जो लोग हैं सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं? 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1 और 4, यानी कि अच्युत पटवर्धन और यूसुफ मेहर अली ये सोशलिस्ट पार्टी से के सदस्य थे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी आपका सही हो रहा है। और जो एम.एन. राय थे ये नव मानववाद तथा सोवियत साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। एम.एन. रॉय की बात करें तो ये नव मानववाद तथा सोवियत साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक थे। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका कथन है कि तृतीय विश्व के समाजों में राज्य एक वर्ग का साधन नहीं है बल्कि राज्य अपेक्षाकृत स्वायत्त है, साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन सभी की ओर से कार्य करते हुए वह प्रतिस्पर्धा वर्गों के हितों के बीच मध्यस्थता करता है। किसका है? एम.एन. रॉय, महबूब उल हक, हमजा अलवी या राम मनोहर लोहिया। ये किसका जो है कथन है? तो ये है एम.एन. रॉय का कथन है। और एम.एन. रॉय ने मार्क्सवाद को नए रूप में व्याख्यायित करते हुए आर्थिक के साथ साथ सामाजिक पुनर्गठन की बात करी थी। और अगर हम राम मनोहर लोहिया की बात करें तो भारत में लोकतंत्री समाजवाद को आगे बढ़ाया इन्होंने जो है राम मनोहर लोहिया लोकतंत्री समाजवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया, लोकतंत्री समाजवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया। अगर हम महबूब उल हक की बात करते हैं तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ये कौन थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे ये। और ये बात जो है कथन जो है ये एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आज हमने 30 क्वेश्चन ही लिए थे और 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे क्वेश्चन से जो मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा और मेरी सारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल हैं। यदि आपको ये सारी वीडियोस यूज़फुल और बेनिफिशियल लगते हैं तो सब्सक्राइब करके और लाइक और शेयर करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि मैं और अच्छे कंटेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ला करके आपके लिए मैं जो है सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकूं, उसको आसान बना सकूं। और किसी भी कार्य को करने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, यानी कि मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, मेहनत करने के लिए हम भी थोड़ा उत्साहित होंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं ख़त्म करती हूँ, यहीं पे समाप्त करूँगी। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।